हे हाय, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता ही है कि अभी चालू है मेरा केस कोर्ट का और अहमदाबाद जाना पड़ता है। तो 2-4 दिन हो गया मैं अहमदाबाद से आ गई हूँ, पर मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ कोर्ट में जो भी हुआ, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती हूँ। रोना तो मैं बिल्कुल चाहती ही नहीं हूँ, और ये मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत लो फील कर रही थी इतने टाइम से मैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब कोर्ट की डेट आती है तो ऑलरेडी मैं 2-4 दिन पहले से ही लो फील करती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद अगर डेट मिल जाती है तो मैं नॉर्मल रह जाती हूँ, क्योंकि कुछ होता नहीं है। लेकिन जब हियरिंग होती है, उसका वकील मेरे से सवाल जवाब पूछता है, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ही गंदा वाला फील होता है। मैं लिटरली रोने जैसी हो जाती हूँ। तो काफ़ी 5-6 महीने के बाद आज हमारी दूसरी हियरिंग हुई। सेकेंड टाइम उसके वकील ने मेरे से सवाल जवाब किए। तो अभी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ, मैं डिस्कस कर सकती हूँ वो टॉपिक पे। रोना नहीं आएगा मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी सी अभी अपने आप को संभाल लिया है। तो इसलिए मैं अभी ये बता रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब हम लोगों का जो वकील ने, मैंने आपको बताया था कि सवाल जवाब जब किया था, तो मेरे वकील ने मेरे को बोला था कि आप कितना अर्न करती हो, आपका घर कैसे चलता है, आप क्या करते हो। तो यही सारे सवाल पूछे थे, और मेरे बैंक स्टेटमेंट भी बोला था कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करो ताकि हमें पता चले कि आप कितना अर्न करते हो। और आज आज जब हम लोगों की हुआ, आई थिंक सो 4 या 5 महीने के बाद आज वापस हियरिंग हुई। इतने टाइम से हर एवरी मंथ मैं जाती हूँ अहमदाबाद कोर्ट में, और एवरी मंथ मुझे सिर्फ डेट मिल जाती थी, जज को टाइम नहीं रहता था हियरिंग का, इसलिए हम लोगों की नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी इस बार हुआ। इस बार भी उन्होंने सेम ही सवाल पूछा। मतलब मुझे नहीं, देखो मेरे को कोर्ट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है, मुझे नहीं पता है। मैंने फिर क्या है क्या, मतलब और कोई बात टॉपिक नहीं करते। मेरा उनका जो वकील है वो एक ही चीज़ को प्रूव करने के पीछे पड़ा हुआ है कि मेरी अर्निंग क्या है। मेरी अर्निंग जो भी है, मतलब मेरा ऐसा सोचना है, मुझे नहीं पता है कि क्या होता है, जज किस बेस पे हम लोगों का एलिमनी डिसाइड करते हैं या किस हिसाब से सब करते हैं, मैं नहीं जानती। और अभी हम लोगों के साइड, मेरे साइड से मेरे वकील के भी क्वेश्चन आंसर अभी बाकी है। तो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या होने वाला है। ये केस जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे ही मामले में शायद इतना देर हो रहा है केस का, इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ भी देने के लिए रेडी नहीं है। उनको नहीं देना है पैसा, सिर्फ ऐसे ही उनको डिवोर्स चाहिए। मतलब वो तो एक ही चीज़ बोल के रख दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, हॉस्पिटलाइज्ड रहता हूँ, और मैं कुछ अर्न नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। तो वो एक ही चीज़ पकड़ के बैठे हैं, और उसका वकील कब से यही एक चीज़ साबित करने के पीछे लगा हुआ है कि मेरी इनकम कितनी है, मैं सोशल मीडिया से कितना अर्न करती हूँ, कितना मैं कमाती हूँ, उसलिए वो मेरे पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, काफ़ी लोगों के डिवोर्स हुए होंगे और काफ़ी लोगों ने ये फेस किया होगा, मुझे नहीं पता। वाइफ कमाती है फिर भी उसका हक नहीं है कि हस्बैंड उनको दे। मतलब आज वो बोलते हैं कि कमाती हूँ, सोशल मीडिया से मुझे काफ़ी अर्निंग हो रही है, मेरे 3 लाख इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है, काफ़ी मिलते होंगे पैसे। चलो एक बार के लिए मैं उनकी बात मान भी लेती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि ठीक है, मैं अर्न करती होगी या नहीं करती होगी, XYZ जो भी है। लेकिन जो भी है, आज 3 लाख जो फॉलोवर्स मैंने अर्न किए हैं या मुझे कुछ भी, तो वो तो आज किए हैं ना। इतने सालों से जो मुझे छोड़ के गए थे, इतने सालों से जो मैं घर चला रही थी, इतने सालों से जो मैंने स्ट्रगल किया, मैंने तकलीफ़ें झेली, मेरे बेटे ने जो प्रॉब्लम्स फेस किया, उनकी वजह से। कसूर तो मेरा कुछ भी नहीं था, उनका ही कसूर था, उनकी वजह से मैंने इतना प्रॉब्लम फेस किया। तो क्या मेरा हक नहीं बनता है?
मेरा हक नहीं बनता है कि मुझे पैसे मिले? मैंने अपने बेटे के पढ़ाई के पैसे ही तो मांगे हैं। मेरे घर में मेरा अभी आगे मेरे पापा के पास मुझे हाथ फैलाना नहीं पड़े। मेरी भी हेल्थ अब ठीक नहीं रहती, मैं भी बीमार रहती हूँ, तो मेरे पापा के पास मुझे हाथ नहीं फैलाना है। मुझे मेरे हस्बैंड से पैसे नहीं मिल सकते? अगर मैं अर्न भी करती हूँ, मैं अगर पैसा कमाती भी हूँ, तो क्या मेरे हस्बैंड से मेरे को पैसे नहीं मिल सकते? मैं नहीं जानती, ये वीडियो काफ़ी वकील लोग भी देख रहे होंगे शायद, या मैं नहीं जानती, लेकिन क्या हक नहीं है मेरा मेरे हस्बैंड की इनकम पे? मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। और वही चीज़ ना अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है, मुझे तकलीफ़ दे रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और बस वो तो एक ही चीज़ लेके बैठे, मतलब इतने टाइम से जो हम लोगों के प्रॉब्लम्स हुए यहाँ पे, मैंने जो तकलीफ़ें झेली, ये सब चीज़ के बारे में तो इनके वकील बात करना चाहते ही नहीं है। वो एक ही चीज़ प्रूफ करने के पीछे पड़े हो कि मेरी इनकम कितनी है। मेरी इनकम कुछ भी नहीं है। मुझे खुद को नहीं पता है मैं क्या कर रही हूँ। थक गई हूँ एक्चुअली। मैं अभी परेशान हो गई हूँ कोर्ट के। बाकी सबके ना फटाफट से हो जाता होगा, केस ख़त्म हो जाते होंगे, क्योंकि वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग रहती है। ये रेडी है पैसा देने के लिए, नहीं रेडी है, या XYZ वो दो, उसने अगर डिमांड किया है 10,000 20,000 की, और अगर 10,000 में भी होता है तो सेटलमेंट करके वो लोग का केस निपटा लेते हैं। हमारा तो सेटलमेंट भी होना नहीं हो रहा है, हम तो सेटलमेंट पर भी नहीं आ रहे हैं। क्या ही करूं मैं? मेरा वकील भी बहुत ट्राई किया कि हम लोगों का बाहर ही सेटल हो जाए, बातचीत हो जाए। डिवोर्स भी लेना है तो चलो ठीक है डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन क्या आपको जो चाहिए उसको जो चाहिए करके, लेकिन वो तो कुछ देने को रेडी नहीं है। मेरा हस्बैंड कुछ भी देने को रेडी नहीं है। यार जो भी सिचुएशन आई है, आज हम लोग अलग है तो वो मेरी वजह से थोड़ी, और उन्होंने तो सब यही डाला हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी। मुझे बाहर का खाने का इतना शौक है, इसलिए बाहर का मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती थी इसके लिए, और ब्यूटी पार्लर जाती थी, पार्टीज़ करती थी, इसलिए उसको कर्जा हो गया है और इसलिए उनकी हालत ये हो गई थी। तो मेरा एक ही सवाल है यार, ये सब चीज़ मैंने की थी, चलो ठीक है, 10 साल से तो तुम अलग रहते हो, 10 साल से तो आप मेरे साथ नहीं रहते हो, 10 साल से तो आपने कोई भी खर्चा नहीं किया है मेरे पीछे, तो 10 साल का इनकम आपका कहाँ गया? 10 साल से आप जो कमा रहे हो वो कहाँ गया? किसके पीछे खर्च कर दिए आपने? आता है ना ये सवाल भी तो मेरे माइंड में भी तो आता है। मैंने 10 साल मेहनत की, मैंने 10 साल कमाया, रात दिन एक की, मैं बीमार हूँ नहीं हूँ, मैंने तो देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेटे को पढ़ाया, जिम्मेदारी ली, भाड़े के घर पे रहती थी, भाड़ा भरा, सब खर्चा मैंने किया। अगर मैं ऐसी होती तो मैं इतना सारा खर्चा कैसे करती थी? आप तो अभी कुछ नहीं, आपका तो कोई भी कुछ भी खर्चा नहीं है, सिर्फ आप अपना खुद का ही तो खर्चा है, अपना खुद का ही तो चलाना है। तो फिर आपके पैसे अब क्यों नहीं रहते हैं बचते? आप एक सवाल आता है ना माइंड में, ये सारे सवाल, बहुत सारे सवाल माइंड में आते हैं, और किसी सवाल के जवाब मुझे ठीक से मिले ही नहीं, और उनको चाहिए कि मैं उन लोगों को ठीक से जवाब दूं। जब आपको मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं मेरे हस्बैंड से बात नहीं करती थी, वो उनको दम का प्रॉब्लम है, तो कुछ ज़्यादा ही हालत सीरियस हुई होगी, हॉस्पिटलाइज थे, ICU में थे और वेंटिलेटर पे थे, इसलिए फिर ऑब्वियस है जैसा भी है हस्बैंड तो हस्बैंड है। तो बेटे के लिए तो मैं गई थी उनसे, उनकी हालचाल पूछने के लिए, तो हमारी थोड़ी बहुत सी बातचीत लास्ट दिवाली पे हुई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने, ही इज़ वेरी स्मार्ट, उन्होंने मुझे बोला कि नेहा तू कितना अर्न करती है, देख ये सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगा, हमारा कोर्ट केस को तू बाजू पे रख, मैं नहीं बताऊंगा कि तू कितना कमाती है क्या है, वो कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझसे बनता है उतनी, क्योंकि वो मैं स्ट्रगल करती हूँ, वो तो आप लोग सब भी देखते हो कि मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, कितना मैं भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, कि कुछ अच्छा सा मेरा लाइफ बन सके, बेटे का फ्यूचर मैं बना पाऊँ। अपना तो फ्यूचर ख़त्म हो गया, मुझे भाग दौड़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं भाग दौड़ कर लूँगी, मेहनत कर लूँगी। पर आप लोग भी देखते हो कि मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ। मे बी उन्होंने भी देखा होगा, तो उन्होंने बोला कि नेहा तेरा कोई पहचान नहीं है। मेरे पास बहुत सारे क्योंकि वो मार्केटिंग में थे तो उनके पास बहुत सारे पहचान थी, शॉप वालों की, रेस्टोरेंट की, कैफ़ेज़ वालों की। तो उन्होंने बोला कि नेहा ये हम दोनों के बीच कोर्ट के वो इसमें नहीं घसीटेंगे, और तू तेरा प्रमोशन चार्जेस क्या है मुझे बता दे, तो मैं तेरा प्रमोशंस तू कर उनका, मैं तुझे कांटेक्ट देता हूँ सबका, तुझे लेके भी चलता हूँ वहाँ पे, तू प्रमोशन कर वहाँ पे। ऐसे करके उसने 1 महीने तक मेरे पास 5-7 3-4 लोगों का प्रमोशन किया मैंने उनके कहने पे। उन्होंने करवाया, मैं नहीं जानती हूँ लोग उसने उन लोगों को क्या बोला क्या नहीं बोला, मैं नहीं जानती ही क्या बात हुई थी, लेकिन उनके कहने पे मैंने की है प्रमोशंस। इसलिए उन्होंने बोला था कि ये मैं तेरे को वैसे तो मैं तुझे हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली मैं इस तरीके से तुझे हेल्प करूँगा। ऑब्वियसली उन लोगों ने प्रमोशंस करवाए हैं, मेरे पास जीपे में एंट्री आएगी उनकी पेमेंट की, करेक्ट, पेमेंट की एंट्री आएगी। तो ही इज़ वेरी स्मार्ट। और फिर उसने वो चीज़ कोर्ट में उसने बताया, वो बोल रहा था कि ये चीज़ हम दोनों के बीच था, तो उसके वकील तक ये बात कैसे पहुंची कि उसने मेरे को प्रमोशंस दिलवाए थे, प्रमोशन से मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। ये प्रूफ करने के लिए कि मैं कितना कमाती हूँ और उसको 1 रुपया भी वो मुझे ना दे, इसलिए उसने पूरा प्लान किया मेरे साथ। और मैं तो सच्ची में तो इतनी डफर, इतनी इडियट, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, उसकी बात मान लेती हूँ, उस पर भरोसा कर लेती हूँ कि हाँ उसने मेरे अच्छे के लिए बोला है तो वैसा ही होगा, तो मैंने तो उसकी बात मान ली। और अभी वो प्रूफ करने के लिए इसलिए अभी बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट मांगेगा तो 1-2 महीने का जो उसने प्रमोशंस मेरे पास करवाए थे उनकी पहचान से वो सब करके, तो उसकी एंट्री दिखेगी, तो वो प्रूफ कर सकता है कि देखो इसको तो पेमेंट आता है और फिर भी मेरे पास से पैसे मांगती है। सो ही इज़ वेरी स्मार्ट। इतने अच्छे स्मार्टली तरीके से ये सारा कांड किया। कोई बात नहीं है, तू 1 महीना 2 महीने का करवाया ना मेरे पास, उसके बाद तो मैंने नहीं किए प्रमोशंस, उसका क्या मतलब, क्या ही मैं बोलूँ। ऐसा इतना बड़ा धोखा होता है ना मेरे साथ, हर बार होता है। वो इंसान हर बार मेरे इमोशंस के साथ, मेरी फीलिंग के साथ ऐसे खिलवाड़ करके जाता है ना कि मैं धज्जियाँ उड़ जाती है मेरी फीलिंग की। और ऊपर से मेरा वकील मेरे को डांटा वो अलग से कि तेरे को ज़रूरत क्या थी, तू अगर केस डाल रही है, मैं तेरे पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो तुझे केस हारना ही है तो सीधे सीधे बोल दे तुझे केस हारना है, तो ये सब किस चीज़ क्यों कर रही है। ऊपर से मेरे को मेरा वकील चिल्लाया वो अलग से, क्यों, मैं वो गधे के ऊपर विश्वास कर बैठी। मैंने सोचा नहीं अब वो सुधर गया होगा, उसको थोड़ी सी फैमिली के लिए उसको थोड़ी सी फीलिंग होगी, वो बेचारा समझ रहा होगा कि नेहा कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ रही है, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, ऐसा उसको फीलिंग होगा। नहीं, ये उसकी चाल थी। उसको चाहिए था कि उसके बैंक अकाउंट में, वो कंफर्म करना चाहता था कि पेमेंट बैंक अकाउंट में आता है और वो कोर्ट में प्रूफ कर सके कि मैं इनकम अर्न करती हूँ प्रमोशन से। बहुत पकाया, लेकिन ये मेरी फीलिंग है, मैं क्या ही करूं, ये मेरी फीलिंग अंदर की है, मैं नहीं अब उसको वो कर सकती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे हस्बैंड को लेके, लेकिन सच्चाई की जीत होती है, वो सोच के मैं सच रहूंगी, सच्ची रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस यही केस चल रही है मेरा, इसीलिए इतना वो हो रहा है। बहुत अंदर से मैं टूट गई हूँ, मैं सच्ची बताती हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। जिस हिसाब से मेरा हस्बैंड अभी भी मेरे साथ गेम खेल रहा है ना, इस हिसाब से मैं इतनी अंदर से टूट चुकी हूँ। लेकिन इतनी आसानी से तू बोलेगा कि मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगी, तो नो, मैं रोऊंगी, अंदर से टूट जाऊंगी, मर जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, जो भी होना होगा मेरा हो जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये केस और 10 साल चले, मैं अहमदाबाद के धक्के खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतनी आसानी से मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं रो लूँगी, टूट जाऊँगी, लेकिन फिर से दूसरे दिन खड़ी हो जाऊँगी
और मैं अपना हक लेके रहूंगी।